दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, किसी भी कंट्री के बेसिक रूल का एक कलेक्शन होता है। ठीक, आगे थोड़ा सा आगे, दे दे प्रोवाइडिंग द दे प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। ये आपके कंट्री के गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि एक शेप देता है कि किस प्रकार का गवर्नेंस होगा। उस गवर्नेंस को जो है कि ये डिफाइन करता है और उसी हिसाब से गवर्नेंस रन करता है, जिस प्रकार से जो है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं, यानी बेसिक रूल होते हैं। ये बेसिक रूल जैसा रहेगा उसी हिसाब से गवर्नेंस रन करेगा। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के बेसिक रूल कुछ और हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें बेसिक रूल कुछ और हैं। तो अपने अपने बेसिक रूल के हिसाब अकॉर्डिंग जो है कि किसी भी कंट्री या किसी भी हाँ किसी भी गवर्नमेंट का जो है गवर्नेंस चलता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट है ये, विच कंटेन बेसिक लॉ। इसमें कुछ बेसिक लॉ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है, मान लीजिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है जिसके पहली पेज पे क्या दिया है, प्रीएम्बल दिया है। और ये एक बुक मान लो कि 1000 पेजेस की बुक है, तो इसमें 395 आर्टिकल दिए हुए हैं और इसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और मतलब ईच पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉ दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट जो है कि उसमें जो है कि बेसिक रूल्स दिया हुआ है। टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय में ज़्यादातर जो है कि कंट्रियों के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इस वर्ल्ड में, सब जो है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को लाइक करते हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, यानी बेसिक लॉ की एक बुक है। फिर इसके बाद दिया है कि इन ए फ्यू कंट्री विच हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एक सेकेंड क्रूशियल रूल द लेइंग आउट द सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको जो है कि कुछ गाइडलाइंस देता है। उस गाइडलाइंस के ही अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट गवर्नेंस करती है। गवर्नेंस का मतलब, गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि पीपल ऑफ ग्रुप, एक पीपल ऑफ ग्रुप होगा जो गवर्नमेंट चलाएगा और उस गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है कि गवर्नेंस किया जाएगा। गवर्नेंस करना का मतलब है रूल्स को इम्प्लीमेंट करके जितने भी पीपल्स हैं आपके कंट्री में, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको ऑल फैसिलिटीज़ और एक तरह से वेलफेयर्स की जितने भी एक्टिविटी है सबको जो है कि इम्पोज करना और उसको रन कराना। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो एक चीज़ और दिया था कि यहाँ हम इसको बताना भूल गए कि इट इज ए नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्री दैट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। एग्जाम्पल में आप क्या किसको बताएंगे, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो परमानेंटली या ऑलरेडी जो है डेमोक्रेटिक होगा, ऐसी कोई बात नहीं। रसिया में भी वही कंडीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इस उसकी डेमोक्रेसी कहाँ है डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। जबकि नॉर्थ कोरिया तो फुली डिक्टेटरशिप की तरफ चली गई है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी वो डिक्टेटरशिप रूल्ड है, एक तरह से मोनार्की टाइप रूल्ड होता है। नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देख लो यहाँ पे। देखो बच्चे, यहाँ नीड्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड बिकॉज क्या क्या नीड्स है, द डेवलपमेंट नहीं द डेवलप्ड ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ पीसफुली। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स हैं किसी भी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उनके डिफरेंट इकोनॉमी बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट उनके कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट के होते हैं। तो ये मोस्टली ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि जब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है लोगों में, ठीक, तो सभी लोगों को एक ही रूल्स के अगेंस्ट, ठीक, उस एक ही रूल के अगेंस्ट सबके राइट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही होगा, एक एक लॉ बनाना होगा जिसमें जिस लॉ को सभी लोग जो है कि क्या करें, फॉलो करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि अगर इट हाईलाइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर
भी प्रोवाइड करता है, देयर कंपोजिशंस एंड डिवीजन ऑफ पावर। और गवर्नमेंट का कैसा कंपोजिशंस होगा, कौन कौन लोग मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे, और उनके पावर, उनके डिवीजन ऑफ पावर होगी। जैसे हम बताए थे ना कि गवर्नमेंट में 3 पार्ट होता है। हाँ, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एक होता है कौन, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और तीसरा हम जुडिशरी बताए थे। तो उनके सेपरेशन ऑफ पावर, इनके पावर्स कुछ डिफरेंट है, इनके पावर डिफरेंट है, इनके पावर डिफरेंट है। ठीक, तो इन तीनों में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, तथा इनके पावर भी जो है कि सेपरेट होने चाहिए। तो इसके लिए भी एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है कि गवर्नमेंट की ये तीनों जो है बॉडी वर्क करेगी, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चाहे जुडिशरी बॉडी हो, ये तीनों वर्क करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी। इसमें ये एक बात और कहा है कि इट क्लियरली टेल्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटी टू द राइट ऑफ द पीपल। इसमें ना गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिटेड किया जाएगा, और लोगों को, पीपल्स को, जो पीपल्स यहाँ किसी इस कंट्री में रहते हैं, उनके राइट्स को जो है कि क्या किया जाएगा, गारंटी द राइट ऑफ पीपल। लोगों के जो है कि राइट्स के लिए गारंटी दी जाएगी कि आपके राइट्स जो है कि श्योरली जो है कि उसको जो है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस बारे में बात है। फिर यहाँ पे देखिए दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल दैट पर्सन इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री में लोगों के लिए एक प्रिंसिपल सेट करता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कुछ सिद्धांत वो सेट करता है, और साथ ही साथ जो है कि वो क्या सेट करता है, रूल सेट करता है, एग्री अपॉन द बेसिक ऑफ वे विच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्नमेंट। यानी किस प्रकार से वो कंट्री आपके ऊपर, या उस कंट्री का जो सिस्टम्स है या गवर्निंग बॉडी है, कैसे आपके ऊपर गवर्न करेगी, उस चीज़ को भी डिफाइन करता है। नीचे दिया है कि इसमें नीचे दिया है कि दिस इंक्लूड, यहाँ से दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो एंड द एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडियल्स। कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं, फिक्स आइडियल्स होते हैं, जिसको लेके गवर्नमेंट वर्क करती है। दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड हैव अनदर इम्पोर्टेंट पर्पज, अनदर इम्पोर्टेंट पर्पज कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ और है, किसी भी कंट्री का आप कॉन्स्टिट्यूशन जब रीड करेंगे ना, तो उससे आपको एक बात पता चल जाएगी कि इस कंट्री के लोगों का नेचर क्या है। लोगों के नेचर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस जो है कि उसकी फॉर्मेशन होता है, उसको फॉर्मेट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसकी मेकिंग होती है। अगर मान लो सपोज दैट कि हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से नेचर्स को जो है कि यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में। इंडिया में आप देखेंगे ना, जैसे आप ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 यदि आप पढ़ेंगे, जिसमें डीपीएसपी दिया है, तो डीपीएसपी में आप आर्टिकल 36 से 51 तक केवल ना ये बातें बताई गई हैं कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ के लोगों के लिए। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी कि वे वेलफेयर स्टेट बनाता है। 36 से 51 जो आर्टिकल्स है, उसमें सारी चीज़ें वेलफेयर की है। लोगों को एम्प्लॉय जनरेट करना, कि कोई पॉवर्टी लाइन्स, बिलो पॉवर्टी लाइन न रहे, फीमेल मेल के इक्वल राइट होने चाहिए, सभी लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जितने भी एनिमल्स हैं उनके राइट्स जो है, सॉरी, उनको जो है कि आप प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ की जो लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना है। ये सब सारी चीज़ें हैं। उसमें जो है कि ये भी दिया है कि वुमेंस को जो है कि एम्प्लॉयमेंट अगर आप जनरेट करा दे रहे हैं, तो उसके बाद उनको जो वर्क प्लेस है, वुमेन का वर्क प्लेस, वहाँ पे आप उसको कैसे जो है कि प्रोटेक्ट करेंगे उनको, हमें ना उनकी डिग्निटी बची रहे। ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया हुआ है। ये वेलफेयर स्टेट जो बनाता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। इसके बाद आप आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पे ये गारंटी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप का क्या होता है, गारंटी होता है। किसी भी कंट्री के पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की एक गारंटी देता है। कंट्री आल्सो दे नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाय एनीबॉडी। किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी भी पर्सन को। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो आल्सो पे also play an important role that the group of power do not use power against other less powerful people of the group। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर किसी भी एक ग्रुप के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर पावर है ही है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास पावर्स है, तो उसके पावर्स जो है ना किसी जो है वीक ग्रुप
ऑफ पीपल्स, यानी कि ऐसा ग्रुप पीपल का ग्रुप जो वीक पर्सन हो या वीक कैटेगरी हो, उनको वो परेशान ना कर सके, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो है कि प्रोविज़न किए हुए गए हैं। यानी कि दिया हुआ है कि द अनहेल्दी सिचुएशन वेयर मेजोरिटी कैन बी continuously enforce decision and suppress minority कैन ऑकर इन अ डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये भी है कि आप जो है कि अनहेल्दी सिचुएशंस में मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन एंड सेपरेस माइनॉरिटी कैन बी ऑकर इन अ डेमोक्रेसी। किस डेमोक्रेसी में अब जो है कि यदि कोई भी वीक ग्रुप हो, चाहे मान लीजिए कि माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, तो आप जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है डिसीजंस लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि मेजोरिटी जो मेजोरिटी है, जैसे हिंदू यहाँ मेजर हैं, तो हिंदुओं के अगेंस्ट अगर जैसे जिस जिस टाइप का आप स्टेप ले रहे हैं, वैसे ही आप माइनॉरिटी यानी मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं ले सकते हैं। मुस्लिमों को कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट एक तरह से डिफरेंट टाइप के राइट्स मिले हुए हैं। जैसे ही आप आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 पढ़ेंगे ना, तो उसमें उनको अलग से डिफरेंट टाइप के कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। उनको कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए अलग टाइप के वो स्कूल खोल सकते हैं। इस प्रकार के उनके जो है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोविज़न इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो ये बात बताया है। इसमें दिया है ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल विच हेल्प द माइनॉरिटी, सो दैट माइनॉरिटी को हेल्प करता है एग्जीक्यूट फ्रॉम एनीथिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रिवेंट द माइनॉरिटी फ्रॉम द टेर क्या दिया है कि टेरनी ऑन हाँ डोमिनेशन ऑफ द मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी की उनके ऊपर डोमिनेशन ना हो पाए, डोमिनेट नहीं करना। इस किसी भी प्रकार की एक्टिविटी ऐसी नहीं करना, चाहे लेजिस्लेटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे माइनॉरिटी को ये लगे कि उसके ऊपर डोमिनेट हो रहे हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए। यानी कि हिंदुइज्म यानी बड़ी संख्या में है, ये लोग ज़्यादा नंबर में है, मुस्लिम्स कम नंबर में है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है और ना आपको करना चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी को, कि जिससे ऐसा लगे माइनॉरिटी को कि हिंदू हमारे ऊपर क्या हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर, जो है कि वो ऐसे जो है कि कर रहे हैं कि उनका जो राइट्स जो है वो बेटा जो है खतरे में पड़ जाए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, यहाँ देखिए यहाँ दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हेल्प द प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजन मे बी हैव एडवांस इफेक्ट ऑफ द लार्जर प्रिंसिपल दे कंट्री बिलीव्स इन। फॉर एग्जांपल है कि इफ अ पीपल स्टार्ट द फीलिंग दैट पार्टी पॉलिसी दैट बिकम अ स्ट्रांग सॉरी ये बिकम अ स्ट्रांग दैट दे नीड अ स्ट्रांग dictator so it everything in a motions. The constitution does not allow the people to go along with the feeling and will not allow the change in the structures. यानी डिक्टेटरशिप वाली बात हुई, यानी आप डिक्टेटर्स वाला वर्क्स नहीं कर सकते। यदि आपके हाथ में एग्जीक्यूटिव बॉडी है या जुडिशरी बॉडी है तो डिक्टेटर्स नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स ही, उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग्स ही पूरे सिस्टम को रन कराएंगे, गवर्न कराएंगे। वो सारे वो डिक्टेटर्स नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ इस मोशन में ना हो जिससे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है इफेक्ट हो। ये कह रहा है, यहाँ तक ये कह रहा है कि लोगों के फीलिंग्स उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फीलिंग्स का मतलब ये है कि जैसे आजकल जो है कि फीलिंग्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इशू आपको मिलेंगे न्यूज़ में, जिसको आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि लोगों की फीलिंग्स मतलब भावनाओं को जो है कि क्या कर देना, आहत कर देना कहा जाता है। किसी ऐसे इशू को उठा देना जिससे जो है कि किसी एक माइनॉरिटी की या किसी ऐसे जो है कि पुअर्स ग्रुप का या किसी ऐसे लोकेशन के ग्रुप का, जो इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं जैसे ट्राइब्स हैं। आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे ट्राइबलों की फीलिंग्स जो है क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएं और वो जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स में चले जाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सबके राइट्स और सबके फीलिंग को प्रोटेक्ट करता है, सभी लोगों को, स्पेशली जो माइनॉरिटी हैं, पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन से यानी पुअर पीपल हैं, उनको स्पेशल राइट देता है। वुमेंस को स्पेशल राइट देता है जिससे उनके जो है कि राइट्स को प्रोटेक्ट हो किया जा सके।
ये बात है। इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड स्ट्रगल फ्रीडम वाज सक्सेसफुल, लंबी लड़ाई के बाद, यानी कि इंडिया जो है लंबे समय तक जो है कि फ्रीडम मूवमेंट के लिए स्ट्रगल करता रहा, तब जाके जो है कि हमारे कंट्री को जो है कि क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। और जाके 20th सेंचुरी में अंडर द ऑथोराइजन रूल्स ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनलिस्ट डिसाइडेड टू डिसाइडेड टू सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखिए, अंडर द ऑथोराइटियंस रूल्स ऑफ द ब्रिटिश फ्रीडम स्ट्रगल एंड we nationalists decided to the such as a constitution which would ensure a free and fair life of people in the country। यानी एक तरह से कह लो कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड स्ट्रगल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनका ये मोटिव था, उनका उनका उनकी एक पॉलिसी थी कि हम इस ऐसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे जो है कि ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और सभी लोगों की लाइफ जो है क्या हो, इंश्योर हो, फ्री हो, और वो सारे डिसीजंस अपने पर्सनल डिसीजंस, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो है कि वो काम कर सकें। यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया आपको कि जो आप पर्सनली आप जितना डेवलपमेंट करना चाहें इस कंट्री में आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप पढ़ाई लिखाई करके बड़े से बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, दुनिया भर के जो भी रैंक्स है आप उसको पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको स्टॉप नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके पास। फिर दिया है इसमें, उसके ऊपर दिया है कि की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर क्या है? की फीचर ये है कि ये फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ना दो स्टेज में गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठती है, एक है स्टेट गवर्नमेंट जो आपके स्टेट में, आपकी कैपिटल्स, यानी अगर यूपी की हैं आप तो लखनऊ में बैठती है। तो दो स्टेजेस पे गवर्नमेंट है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, ओनली वन स्टेट इज गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अमेरिका में, यूएसए में क्या है कि वो भी फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ भी दो स्टेटेज की सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से हैं और स्टेटों में अलग अलग गवर्नमेंट है। वहाँ का जो फेडरलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली है। हमारे यहाँ का फेडरलिज्म इतना इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करता है। जैसे हमारे यहाँ का ना, अगर मान लो सपोज दैट यूपी के सीएम योगी जी हैं, योगी जी किसी फॉरेन जो है कि अफेयर में अगर कोई इंटरफेयर करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। अगर ये मोदी योगी जी चाहें कि जापान से रिलेशन बनाए तो नहीं बना पाएंगे। उनको दिल्ली गवर्नमेंट जो मोदी जी हैं उनसे बात करके ही जो है कि उन्हीं के थ्रू बन सकता है। यानी हमारे यहाँ ना सब्जेक्ट स्टेटों को कुछ कम दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट सेंटर के पास हैं। जबकि यूएसए वाला जो फेडरलिज्म है उनका जो सेंटर के पास जो पावर है उसके पावर से कहीं ज़्यादा पावर स्टेट के पास है। हमारे यहाँ का फेडरलिज्म ऐसा बनाया गया है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर दिया गया है, स्टेटों को कम पावर दिया गया है। और दो स्टेजेज में जब गवर्नमेंट होती है तो उसी को फेडरलिज्म गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो की पॉइंट है फेडरलिज्म का, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, सेपरेशन ऑफ पावर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि इस समय एमपी का इलेक्शन चल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, इसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। इस इलेक्शन में जिस भी कैंडिडेट को, जो आपके लोकसभा एरिया में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जिस भी आप पर्सन को इलेक्ट करेंगे वो एमपी बनेगा। अब वही एमपी जो है कि अगर वो मान लो इलेक्शन के बाद वही सारे एमपी को का एक ग्रुप मिल के एक गवर्नमेंट बनाता है। यानी कि जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका मेन काम क्या है कि रूल ऑफ लॉ बनाना इंडिया के पीपल के लिए। लेकिन यही अगर एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं और जिनके नंबर्स 273 से ज़्यादा हो जाएं या 273 हो जाएं तो वो लोग एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें से कुछ नंबर, यानी कि एक आदमी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, वही आदमी मिनिस्टर भी हो सकता है। इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में, हाँ ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम अडॉप्ट किए। यूएसए में कैसे डिफरेंट है? यूएसए में ऐसे डिफरेंट है बेटा कि देखो, वहाँ जो एमपी बनता है वो गवर्नमेंट में नहीं होता है। एमपी अलग से बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग लॉ बनाते हैं पूरी कंट्री के लिए। जो गवर्नमेंट बनाता है, जो गवर्नमेंट रहता है, जो प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो डायरेक्टली लोगों से वोट लेके वो अलग तरह से, अगर उसके मिनिस्टर कहाँ, अपने बुआ के लड़के, अपने मामा के लड़के, किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। ये है। तो वहाँ क्या है, वहाँ एक आदमी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो जो है कि तुम्हारे जो है कि सॉरी क्या उसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जुडिशरी है और क्या है,
हाँ लेजिस्लेटिव, यानी वहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वही उसी में से एग्जीक्यूटिव बॉडी निकली है। तो जहाँ एक लेजिस्लेटिव में से एग्जीक्यूटिव निकले उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। जहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी अलग हो एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग हो उसको कहते हैं प्रेसिडेंटियल सिस्टम। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। तो ये हुआ पूरा फेडरलिज्म यहाँ पे है। तो फेडरलिज्म के बारे में हमने बता दिया पूरी बात, ठीक है। फेडरलिज्म एक यूनियन गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में, और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है। यूनियन गवर्नमेंट होती है वो सेंटर में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में काम करती है। अब हमारे यहाँ तो पंचायती राज सिस्टम से थर्ड लेवल की गवर्नमेंट आ गई है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो गांव के लेवल पे और जो है कि टाउन्स के लेवल पे काम करती है। हमारे यहाँ 3 स्टेजेस में गवर्नमेंट हो गई हैं, ये बता दिए हम आपको। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में वही बात है, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जो है जुडिशरी, इनके पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट है। और जो भी लेजिस्लेटिव ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी अगर कोई ऐसा लॉ बनाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को वायलेट करते हो तो ये जुडिशरी जो है उसको क्या कर देगी? जीरो डिक्लेयर कर देगी, ये है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव बॉडी जो है हमेशा एग्जीक्यूटिव बॉडी पे कंट्रोल बनाए रखती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो जिससे जो अच्छा एग्जीक्यूटिव बॉडी को ना हमेशा जो है कि अकाउंटेबल यानी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है लेजिस्लेटिव बॉडी की। लेजिस्लेटिव बॉडी में हमेशा इनको जो है कि आंसर देना होगा, कोई भी वर्क करेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी में अगर आवाज़ उठाई जाएगी तो इनको इनके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर। सबके पावर अलग अलग हैं, सबके एक जो है कि लिमिटेड जो है कि क्या है एरिया है, उस एरिया के अंडर ही ये काम करते हैं। और ये पावर सेपरेशन ऑफ पावर की जो पावर इनको कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें जो है पूरी जो है लिखी हुई है, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब बेटा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स हमने बताया कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है ना कि राइट्स हैं पीपल्स के, जो इस कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनको राइट्स दिए गए हैं। इसमें दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है बेटा, ये गारंटी देता है किसको? पीपल्स को, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। अच्छा फंडामेंटल राइट के बारे में समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिले हैं आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उसमें ये दिया हुआ है कि उसमें जितने भी राइट्स दिए हैं अगर उस राइट्स का वायलेट होता है, स्टेट करता है, स्टेट का मतलब ये है कि सीएम से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके और ये कांस्टेबल सिपाही तक कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप उस स्टेट के अगेंस्ट जो है कि सीधे केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब करेंगे तो 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं तो 32 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो आपके फंडामेंटल राइट का क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेचुरली राइट हैं, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं, ठीक है। ये क्या दिया है? सोशलिज्म। हाँ सोशलिज्म में ये है कि डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो है कि एक साथ रहते हैं, उनको फ्रीडम मिला हुआ है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन का। वेलफेयर स्टेट देखिए यहाँ है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करे, एग्रीकल्चर पार्क दे, लाइब्रेरीज वगैरह दे, ये सारी चीज़ें ये पीपल्स के लिए जो है कि पर्टिकुलरली जो है कि ये सारी चीज़ें व्यवस्था करता है। साथ ही में जो SC ST और OBC ST OBC और माइनॉरिटी और वुमेन हैं उनको स्पेशल जो है कि प्रोविज़न देता है, उनको स्पेशल छूट देता है। डिटेल्ड रिटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने जो है उस समय जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां थी सबके कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया। रीड करने के बाद, स्टडी करने के बाद उसमें जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी, चाहे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमने कहाँ कहाँ से लिया? USA से लिया, फ्रांस से लिया, ब्रिटेन से लिया, जापान से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, आयरलैंड से लिया। इतने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया। रीड करने के बाद जितनी जितनी भी उसमें जो है अच्छी बातें थी, जो ऐसा था कि जो इंडिया के पीपल के लिए मतलब कि एक तरह से प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो सारे जो है रूल्स को हमने अडॉप्ट कर लिया। उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इधर उधर करके हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये था हमारा।
ये डिटेल, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बन गया, डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। केस स्टडी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में पहले देख लिए, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 है। ये राइट टू इक्वलिटी किसी भी एनी सिटीजन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे आप एक आम सिटीजन्स हो, जनरल सिटीजन्स हो, सबके जो है इक्वल राइट्स होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट अगर मान लो बेटा किसी को जो है किसी का मर्डर कर देता है, तो जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा तब तक उस पर केस नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद उस पर केस चलेगी, बियॉन्ड उसके जो है उस केस चलेगी। यानी कि बड़े से बड़ा आदमी, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको जो है इक्वलिटी है। इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी का मतलब है पर्सन देयर इक्वल प्रैक्टिस विद द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सभी लोगों के अगेंस्ट जो है लॉ जो है इक्वली जो है कि प्रपोज किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए कोई दूसरा लॉ, आप मान लीजिए बड़े आदमी हैं, अमीर हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा सस्ता लाल जो है कि आप पे इम्प्लीमेंट किया गया, इन पे थोड़ा हैवी कर दिया गया। पहले ये सिस्टम था, समझ रहे हैं। अगर कोई राजा, जब मोनार्की था तो ऐसा था, राजा का बेटा कोई गलती कर दे तो कहा जाता था कि आपको भाई 10 रसगुल्ले खाने हैं। अगर किसी गरीब का बच्चा गलती कर देता तो कहा जाता था कि उसकी जीभ पर खौलता हुआ तेल डाला जाएगा। ऐसी चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, सबके लिए इक्वल लॉ जो है कि इम्प्लीमेंट होगा। इसको कहते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी की को अबोलिश किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें दी हैं। फिर इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 से 1922 तक राइट ऑफ, सॉरी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। 90 में जो है कि राइट, 90 में जो है ना 6 जो है फ्रीडम्स है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं इंडिया में, समझ रहे हैं, कोई भी बात आप बोल सकती हैं। आप जो है कि किसी भी चीज़ को जो है कि आप एक तरह से कह लो कि ग्रुप, अच्छा कोई भी आप ग्रुप भी बना सकती हैं। बस ये है कि आप लॉ को वायलेट ना करें, ये है। 20 में आपको दिया गया है 20 में कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिसमें आपको जो है कि ज़बरदस्ती कोई जो है कि कैप्चर नहीं कर सकता कोई पुलिस। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम डिटेल्ड करेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में 6 से 14 ईयर्स, इसमें देखिए एजुकेशन की बात किया गया है, लेकिन इसमें एजुकेशन नहीं है। आर्टिकल 21A में जो है कि राइट टू एजुकेशन है, RTE, ये है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को जो है फ्री और एजुकेशन दी जाएगी। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 13 to 14 है। 13 में ये दिया है ना कि छोटे बच्चों को आप किसी कंपनी वगैरह में इसको काम पे नहीं लगा सकते हैं। और 24 में दिया है कि किसी भी इंसान को या किसी भी सिटीजन्स को आप जो है कि उसके साथ गलत नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, किसी भी वोमेंस को आप बेच नहीं सकते पैसे में, ये सब सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, आपको आर्टिकल 29 और 30 में मिलेंगे। इसमें 29 और 30 में जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है वो माइनॉरिटी के लिए, किसके लिए है, माइनॉरिटी के लिए। फिर जो आर्टिकल 32 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32, यानी इसी 32 में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सिटीजन्स हैव मूव द कोर्ट दे, इसी आर्टिकल 32 के ही आर्टिकल 32 में भी प्रोविज़न किया गया है कि इसके ऊपर के जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं उसको कोई भी वायलेट करेगा, कोई पर्सन वायलेट करे या गवर्नमेंट का कोई आदमी वायलेट करे, आप सीधे जो है कहाँ जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, ख़त्म, कंप्लीट, चलो ठीक है, सबमिट करते हैं।